हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद अर्पित यादव पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 पे पहुंच चुके हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं यूपीएसआई के मैथ्स की जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है वो पेपर सॉल्व हो रहे हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा है 29 नवंबर 2021 को शिफ्ट नंबर 2 में जो पेपर हुआ था। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिनका सिलेबस हो रखा है उनके लिए भी, और जिनका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ वो भी देखें इसे, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से समझाए जा रहे हैं। अगर आपने नहीं भी पहले पढ़ रखा है तब भी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी सबसे पहले वीडियो पहुँच सके। और इस साथ बढ़ते हैं आगे। और प्रैक्टिस सेट अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो प्रैक्टिस सेट अभी करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आपको अगर लग रहा है कि ये टॉपिक, मान लो आपने प्रैक्टिस सेट लिया और आपको लगा कि परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्या है, आपके पास अभी टाइम है, तो आप दोबारा चैप्टर को पढ़ लेंगे। ठीक है। या आपको ऐसा लग रहा है कि पूरे अर्थमेटिक में ही दिक्कत आ रही है आपको, तो दोबारा अभी इतना टाइम है आपके पास, 2 से ढाई महीने हैं कि आप अभी पूरा पढ़ सकते हैं। भाई जब टाइम कम बचता है, लास्ट के 5 दिन बचे या 7 दिन या 10 दिन बच रहे हैं, तो उस टाइम प्रैक्टिस नहीं हो पाती। उस टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं, वो भी किसका, जीएस हो गया, हिंदी हो गया, ये चीज़ की रिवीजन कर सकते हैं, या फॉर्मूलेस हैं मैथ के वो कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहें। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है रामू bought a new plot which need to be fenced immediately. Due to this, the length and the breadth of the rectangle working place is reduced by 80%. Rapidly find the percentage degree is the area. क्या कह रहा है हमसे, रामू ने एक नया प्लॉट खरीदा जिस पर तुरंत बाड़ा लगाने की ज़रूरत है। इसके कारण आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 18% कम हो जाती है। तो क्षेत्रफल में परसेंट कमी ज्ञात कीजिए। आयत का होता क्या है, जो रेक्टेंगल होता है इसका जो एरिया होता है वो डिपेंड करता है किस पे, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। और देखिए इसमें हम डायरेक्टली सक्सेसफुली लगाएंगे। सक्सेसफुल कैसे लगाते हैं, देखो सक्सेसफुल वहाँ लगाते हैं, सक्सेसफुल का मतलब ये होता है क्रमांतर जो चीज़ घट रही है। कैसे, जैसे अगर सपोज दैट कोई चीज़, जैसे मान लो 100 रुपये का कोई मूल्य है किसी वस्तु का, इस पर वो कह रहा है पहले 20% घट गई, ठीक है, तो कितनी हो गई, 80 हो गई। उसके बाद कह रहा है बाद में 10% और घट गई, तो कितनी हो गई, 90% हो गई इसकी, कि 10% कम हो गई। आप सीख चुके हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई, तो ये हो कितना गया, 8 ने 72। इसका मतलब जो घटा है वो कितना घटा है, 28%। वहीं अगर इसे इसमें सक्सेसफुली घटाता तो कैसे, देखो पहले कितना है, 20% कम हुआ, तो 20%। उसके बाद क्या है, माइनस का कितना हुआ, दोबारा 10% कम हुआ, तो माइनस का 10%, प्लस इंटू में क्या आया, -20 गुणा -10/100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो ये -20 -10, और ये प्लस का कितना हो गया, क्योंकि ये माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2। तो 20 और 10 कितने हो गए, -30 और प्लस के 2, तो बचा कितना, -28। मतलब कितना कम हुआ, 28%। यही 28 यहाँ से आ रहा है, समझ रहे। तो वैसे ही अब क्या होता है, यहाँ पे सक्सेसफुली क्या है, क्रमबद्ध घट रहा है। ऐसे ही लेंथ और ब्रेथ है, यहाँ भी क्या है, 18% कम हुआ, फिर 18% कम हुआ, तो यहाँ भी सक्सेसफुल लग जाएगा। ऐसे स्क्वायर है, वहाँ भी लगता है। तो सक्सेसफुल कहाँ कहाँ लगता है, इसमें हमने एक वीडियो पढ़ा रखी है, परसेंटेज की प्ले लिस्ट में जाएंगे आप तो वहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो कृपया करके वो देखें वीडियो, तो आपको समझ आएगा। अब देखिए सक्सेसफुल का फॉर्मूला क्या है, तो वो है x + y + xy/100। और अगर माइनस आएगा तो माइनस लग जाएगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से देख लें, प्लस माइनस। चलिए बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, 18% कम हुआ है, तो लेंथ ब्रेथ दोनों में 18% कम हुआ, तो कितना हुआ, -18। ब्रेथ भी कितने कम हुई, -18। एक्स वाई की मान लो, ठीक है, 18%। उसके बाद क्या आया था, प्लस -18 इंटू -18/100। तो कितना आ गया, ये कितना हो गया, -18 कितना हो गया, 36। ये प्लस, तो ये गुणा है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा गुणा में। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। तो ये हो गया आपका 324/100। तो दशमलव 2 जीरो गए, तो दशमलव आएगा 2 अंक बाद। तो -36 में से अगर -36 ये प्लस के 3.24 हैं, तो माइनस घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो आ जाएगा माइनस का, ये कर दिया
तो 36 पहले थी 33, 33 बचेगा, 3 अगर कर देंगे प्लस के तो माइनस का 33, और 24 और घटाने तो क्या बचेगा 32.76। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, एक दुकानदार के पास तेल की 3 अलग अलग किस्में हैं। पहली किस्म के 713 लीटर, दूसरी किस्म है 759 लीटर और तीसरी किस्म में 782 लीटर। समान आकार की बोतलों की कम से कम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न किस्मों को विभिन्न तेल बिना मिश्रित किए भरा जा सके। तो जब भी क्वेश्चन देखने को मिले तो आप इसका कहें, सबसे पहले इसका ले लें HCF। HCF क्यों लेते वो भी देखिए, 713, 759 और कितना है 782। LCM लिए, तो क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है पहली किस्म 713 लीटर की, दूसरी किस्म 759 लीटर की और तीसरी किस्म है वो 782 लीटर की। समान आकार की बोतलों की संख्या चाहिए, समान आकार की बोतलों की संख्या। तो समान आकार की, तो हमें HCF निकालना है। HCF वो संख्या होती है जिसमें कॉमन आएगी, ठीक है। तो समान आकार की मिल जाएगी, तो इसमें कॉमन क्या है, तो हमने देखा LCM निकालने के लिए, तो ये 23 से कट रहा है 23, क्योंकि 713 को देख के लग रहा है 23 यहाँ होता है 69, तो 2 बचा, तो फिर 23 से कट जाएगा, तो 23 यहाँ 69, 23 एकम 23, ऐसे ही 23 यहाँ 69, यहाँ कितना होता है 6 बच रहा, तो 23 यहाँ 69 हो गया। उसके बाद 23 यहाँ 69 बचा कितना, 69 में 8 ही एक ही वो 9, 92 हो गए, तो 23 चौको 92। तो हमें पता लग गया समान आकार की जो बोतल आई वो कितनी आई 23 लीटर की। अगर 23 लीटर की बोतल आएगी तो 31 बार में ये भर देगी पूरा, और 33 बार में ये कंप्लीट हो जाएगा, और 34 बार में ये हो जाएगा, ठीक है। और ये मिश्रित भी नहीं करना पड़ेगा। तो हमसे कह रहा है 3 अलग अलग प्रकार की किस्में हो गई, तो मुझे कम से कम बोतलों की संभावित संख्या कितनी है। तो इन बोतलों की संख्या कितनी हो गई, इन ऐड कर लेंगे, 3 1 4 4 8, 3 3 6 और 3 9, तो ये हो गया 98। यही आपका आंसर हो गया। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है ए एक काम को 134 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 201 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए कर रहा है कितने दिनों में 134 दिनों में, भाई बी कर रहा है उसे 201 दिनों में। इनका हमने लिया क्या LCM। तो LCM लेने के लिए हमें इनका फैक्टर देखना चाहिए। एक फैक्टर क्या मिला हमें, देख के पता लगा 134 का अगर आधा करूँ 2 6 12 2 14 67 मिल गया, क्योंकि 67 टू जा तो 134 हो गए, तो 2 में चाहिए, और 67 3 जाए 201 हो गया, तो ये कितना हो गया 3। अब आप सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता लग गया। आपको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ से पता लगेगा कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड किया तो मुझे पता 67 एक ऐसी संख्या है जो प्राइम फैक्टर है, तो कहीं ना कहीं इसका ये में भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी इसमें भी एक फैक्टर आएगा उसका, समझ रहे। तो हमें पता लग गया। तो 62 जा कितने हो गई 134, तो कितना एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। वहीं 63 जा हो गया कितना 201, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, ठीक है। अगर आप हमारे पहले प्रैक्टिस सेट से जुड़े हैं तो आपके लिए ये LCM निकालना ये आप प्रैक्टिस समझ चुके होंगे और इजीली निकाल पा रहे होंगे। तो कृपया कर अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लें जाके एक बार, ठीक है। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई। हमसे क्या कह रहा है टोटल वर्क कितना हो गया। टोटल वर्क निकालने के लिए देखो, जैसे मैं बता दूँ आपको, जैसे कि आपको LCM लेना है 15-20 का LCM लेना, तो आपको पता है वैसे हम LCM लेते हैं तब भी क्या करते हैं, देखो अगर आप ऐसे लिख के ही ले रहे हैं तो 15-20, तो क्या हो गया 5 3 15, 5 चौक 20, तो पता लग गया आपका LCM कितना आ गया। एक तो 5 आ गया, एक 3 आ गया, एक 4 आ गया फैक्टर। तो पहले क्या हम कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो वैसे हमने यहाँ क्या देखा 67 फैक्टर देख लिया, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो ये सेम में हम निकालें तो हमें पता लग गया 15 का 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो मैंने 5 ले लिया। फिर मुझे पता लगा कि इसके लिए मुझे 3 लेना पड़ेगा, कि 5 3 15 बनाने के लिए 3 ले लिया हमने। फिर इसका 20 लेने के लिए 5 चौक 20, मुझे 4 की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने 4 ले लिया। 5 दोनों में कॉमन है भाई, तो यहाँ भी तो मैंने वही किया ना, पहले 5 देगा कॉमन वाला, फिर हमने बाद बाकी संख्या ले ली, तो यहाँ भी इतना ही आ रहा, तो यहाँ भी इतना आ रहा 5 3 15। अच्छा एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, अब जैसे 15 20 क्या है, तो यहाँ से या तो क्या है आपने पहले गुणा कर लिया, या मान लो जैसे क्या है 5 3 15, तो 15 यहाँ आ रहा तो कितना आ गया 4। ऐसे ही अगर मान लो 20, तो 5 चौक 20, तो बचा कितना 3, तो 3 आ गया। और वैसे क्या करते हैं, वैसे भी आप क्या करते देखो, आप भी तो ये करते हो 5 3 15 चौक 60, तो आपने अगर 60 लिख लिया तब भी क्या करते हो 15 चौक 60, 4 बार गया तो ये 4 हो गया, 20 3 60, तो 20 3 60, ठीक है। और टोटल वर्क निकाल रहे हैं, तो यही हम कर रहे हैं।
और डायरेक्ट कैसे निकलते देखो, एक तो क्या है टोटल वर्क आपके पास ये है, दूसरा क्या है 15 जब 60 करेंगे तभी टोटल वर्क निकल आया, और बीते 60 किया तभी टोटल वर्क निकल आया। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं, आसान आसान सी हैं, ये चीज़ हमें छोटी चीज़ें लेके चलेंगे तो हमें डायरेक्टली बहुत फ़ायदा मिलेगा, वरना लेंथी करते रहो कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से पता लगा कि हमारा जो टोटल वर्क आ गया वो कितना आ गया, अगर मैं 201 में 2 का गुणा किया कितना आ गया 402। ठीक है, और एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 3 2 5 ही दोनों मिलकर कर रहे हैं 5। तो मैं पूछा कितने दिन लगेंगे, तो 5 8 40 जीरो, क्योंकि 2 में जाएगा नहीं, दसवां लगाया कितना जीरो हो गया, 5 चौक 20, ये आपका आंसर हो गया 84 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, यदि 2160 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1728 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आसान से क्वेश्चन है, क्या कह रहा है हमसे, 2160 का सीपी क्रय मूल्य मतलब सीपी जो हुआ है वो क्या है 1728 के विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस एसपी के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से सीपी से जो हमारा रेशियो आ गया एसपी से वो क्या आ गया, रेशियो का डायरेक्ट संख्या ये है वो कितनी है 1728 और 2160। तो हमें पता लग गया अगर सीपी क्या है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है 2160, अगर 1728 की चीज़ अगर मैंने 2160 में बेची तो हमें लाभ कितना हुआ, तो हम इसमें से घटा लेंगे, 10 में से 8 गया कितना बचा 2, 5 में से 2 गया 3, उसके बाद क्या होगा 10, 11, 11 में से 7 गया 4, तो ये पता लगा 432 का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट का हमेशा किस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। वो कितना है 1728, परसेंटेज निकालना हमें 100 का गुणा करना है, तो 432 चौकू, क्योंकि 4 चौक 16, 16 हो गया, और 32 चौकू कितना हो गया, 3 चौक 12 128 हो गया। तो यहाँ से मैंने कटा 4 बार, 4 से कटा ये 25, तो आपका कितना आ गया 25%, यही प्रॉफिट है आपका। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे, जब एक धनात्मक संख्या n को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है, जब 5n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या कीजिए। तो क्या है देखो, डायरेक्ट हमें कैसे निकालना है, 5n का पूछा 15 से विभाजित किया जाता है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ शेषफल कितना 13 है, 13 में 5 का गुणा किया कितना हो गया 13 5 65, 15 से भाग दिया तो 15 चौक 60, शेषफल कितना आ गया 5। लेकिन ये चीज़ आपको समझ आई या नहीं आई, अगर नहीं आई तो समझे क्या है। देखो हमसे कह रहा है n संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारे पास कितना बचता 13, इसका मतलब 15 से भाग देने के बाद भी शेषफल 13 बच रहा है। तो अगर मैं n को अगर मैं 28 मान लूँ, कि 15 एकम 15, 15 और 13 28, होता क्या है देखो यहाँ से n अगर यहाँ से हम निकालना है 15 से हमने भाग दिया, सपोज एक बार गया तो क्या यहाँ 15 आएगा, उसके बाद कितना बच रहा 13 बच रहा है। तो ये होता क्या है 15 एकम 15 प्लस शेषफल, क्योंकि जो n होता है भाज्य होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 15 एकम 15 और 13 कितना हो गया 28। अगर मैं n को 28 ही मानता हूँ, देखो कैसे 28 अगर मैंने माना 15 से दिया तो 15 एकम 15 तो कितना 15 आया, तो यहाँ कितना 13 तो बचा। तो अगर इसको निकालने के लिए क्या करते हैं 15 एकम 15 प्लस के ये 13 ये तो करते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि मैं आपको इतना ईजी समझा रहा हूँ। अगर यहाँ भी समझ नहीं आ रहा फिर तो आप क्या ही बताऊँ मैं। अब देखिए अगर मैंने 28 मान लिया, 15 एकम 15 13 28, क्योंकि एक तो बात तो कट ही रहा पूरा 13 ही बच रहा है, तो 28 n को अगर मैं 28 मानता हूँ n इज इक्वल टू 28, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 15 प्लस के 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाई हमसे कह रहा है अगर मैं इसे 13 से भाग कर रहा हूँ, अब हमसे कह रहा है 5n को उसी संख्या से भाग के, तो भाग तो 15 से ही दे रहा है ना, भाग 15 से दे रहा है, हमसे कह रहा है 5n को देना है। अगर मैं 5n करूँ तो n तो 5 का गुणा किया, क्योंकि n का तो ये मान है तो 5 का गुणा किया। अब देखिए 5 का गुणा 15 में होगा, तो ये जो आएगी संख्या क्या आएगी 15 गुणा 5 और प्लस, तो ये 13 में भी होगा तो 13 गुणा 5 15, तो ये संख्या तो 15 से कटेगी, पहले भी कट रही है अभी भी कटेगी, बात आएगी तो यही इसी की फंसेगी कि ये कितना कटेगी। तो 13 पंजे कितना हो गया 65, इससे 15 से भाग दिया तो कितना बचा 5। इसलिए जब भी आपको लगे 5n कर रहा है 2n कर रहा है 8n कर रहा है तो डायरेक्ट आप शेषफल में ही कीजिए, उसका गुणा शेषफल में करें और आप काटेंगे तो आपका कट जाएगा सीधा। तो ये चीज़ है, तो डायरेक्ट क्या किया मैंने 5 का गुणा ही एंड में हो रहा है ना 13 में, तो 13 गुणा 5 ही यहाँ भी किया, यहाँ तो 15 था 13 गुणा 5 यहीं किया, तो 15 13 पंजे 65, तो 65 से 15 से भाग दिया, शेषफल क्या है 5 है। यही आपका आंसर है, चाहे इतना करके जाएँ या वहीं कर लेना। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है।
तो बेलन का आयतन पूछा गया है। बेलन का आयतन होता क्या है? सिलेंडर है, सिलेंडर का आयतन होता है, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब होता कैसे देखो, रटने की जरूरत नहीं है आपको, मैं तो बता रहा हूँ। ये है बेलन, बेलन जानते तो हैं बेलन क्या होता है, ये प्रिज्म की तरह होता है, ये प्रिज्म में आता है, ठीक है, ये बेलन। अब क्या, अगर इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम होता है क्या, इसमें वॉल्यूम का मतलब होता है इसमें कोई चीज़, अगर मान लो खोखला भी है, ये खोखला है, इसमें कितनी चीज़ भरी जा सकती है, तो क्या वो डिपेंड करेगा कि इसका बेस एरिया कितना है, डिपेंड करता है। जो वॉल्यूम होता है वो डिपेंड करता है बेस एरिया इंटू हाइट, समझ रहे। अब देखिए, अगर इसका बेस एरिया निकालने तो क्या है, बेस एरिया नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है वृत्त बन रहा है, तो ये कितना हो गया, वृत्त का जो निकालते हैं वो एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ओके, इतना कवर कर रहा है नीचे, और हाइट कितनी है, ये एच हो गई, तो ये एच आ गई, तो पाई आर स्क्वायर ये इसकी वो हो गया, इसका जो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो ये आपको याद करने के लिए भी कभी भी आए दिमाग में रखो, ना कि याद करते हुए फिर बेलन आपका और वो सब मिक्स हो गई तो कोई मतलब नहीं बनता। चीज़ें ना रटो मत, मैथ रटने की चीज़ है ही नहीं है, सीखने की चीज़ है, वो सीखते हुए चलें। अब देखिए पाई का मान कितना है, 22/7, आर दिया गया, आर कितना है 42 दिया गया, तो 42 इंटू 42, एच कितनी है 19, सॉल्व आउट किया आपने, 7 से काटा, 7 6 42। ओके, 22 का गुणा 42 में अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ से तो कितना हो गया, 22 दूनी 44, बचा कितना 4, 22 चौकू 88 और 4 हो गया 92। ओके, उसके बाद हो गया, अब बचा क्या, 6 बचा 19 बचा, मैं 19 का गुणा कर रहा हूँ तो 19 चौकू 76, बचा कितना 7, 19 दूनी 38, 38 और 7 कितना हो गया 45, बचा कितना 4, और 19 निम्मा कितने होते हैं, 19 निम्मा हो गया 171, 171 और 4 कितना हो गया 175। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बचा कितना 6, 6 से गुणा कर दो, 6 36 की 6, यहाँ से लगी 3, 6 पंजे 30 और 3 33, बचा कितना 3, 6 पंजे 30 और 3 33, बचा कितना 3, 6 7 42 और 3 45, बचा कितना 4, 6 कम 6 और 4 10, तो आपका कितना आ गया 10 53 36। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी सा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमसे दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, वो क्या है वो देखिए आप, हल्की सी मिस्टेक है, वो ये है कि ये ना, ये प्लस की जगह पे ना डिवाइड है, यहाँ डिवाइड लगा लिया, और ये यहाँ भी डिवाइड है, ऐसे सेम है, इधर भी डिवाइड है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ भी डिवाइड है। ओके, और तो सब ठीक ही है। चलिए सॉल्व आउट करते हैं। तो क्या निकला यहाँ से हमारा, हमने स्क्वायर रूट निकाला इसका, तो क्या आ गया, लास्ट डिजिट क्या है 2, 2 को लेके अगर मैं चल रहा हूँ तो 2 किसके से अंदर आता है, 2 आता है, या तो 2 के स्क्वायर में आता है या 4 के स्क्वायर में आता है, उसके बाद 14 है, तो ऐसा स्क्वायर निकालिए इसके कम रहे, तो ये 3 3 9, तो ये आपका आ गया। तो यहाँ से या तो ये 30 या तो 30, सॉरी जो 4 आता है, 4 या तो 2 के स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में तो नहीं आता ना, या तो 8 के स्क्वायर में आता है, तो यहाँ से आ गया। तो ये स्क्वायर या तो 32 का या 38 का होगा, तो चेक करें हम क्या है, 2 दूनी 4, तो ये 38 का है, ठीक है, क्योंकि ये ना 16 के पास आ रहा है, जो कि 3 से दूर है। और मैं आपको ना एक स्क्वायर रूट की क्लास लगा दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, कल या परसों में आ जाएगी आपकी क्लास। तो ये आ गया 30.8। उसके बाद डिवाइड बाई, इसका तो आपको पता है ये कितना है, ये तो 19 का है ना, तो 1.9 इंटू, ऐसे ही इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या है, 3 जो आता है या तो 3 के 9 आता है, या तो 3 के स्क्वायर में आता है या 4 के स्क्वायर में आता है। उसके बाद 55 25, तो या तो ये 53 का होगा, सॉरी 9 आता है, या तो 3 के स्क्वायर में आता है या फिर 7 के स्क्वायर में आता है, ये 57 का होगा। तो ये भी जो है, ये देखिए 55 25 छः 36, 6 के आसपास है, ये तो लगभग ये भी, ये जो है ये 5.7 का है, तो 5.7 डिवाइड बाई, अभी यही यहाँ तक कवर हो रहा है, ठीक है, तो ये कितने का आ गया, ये आ गया 1.9। और सेम एज यही है, आगे जो है जो ये संख्या निकल आई उसका गुणा इधर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सेम ही है, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या आया यहाँ से हमें मिल गया 10, देखो ये जो नीचे आ जाएगा
1.9 डिवाइड हटेगा, गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 9 दूनी 19 दूनी 38 इंटू ऐसे ही 5.7 अपॉन क्या आ जाएगा 1.9, तो ये हट जाएगा, तो 19 तियाँ 57 आ जाएगा, ये दशमलव से दशमलव हट गया, तो ये कितना आ गया आपका 6 आ गया गुणा, और जो इधर आएगा यही उधर संख्या बची गुणा में है, तो ये कितना इधर भी 6 आ जाएगा, तो क्या आपका कितना आंसर आ गया, वो आ गया 36, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ऐसे थोड़ा इसमें कुछ मिस्टेक है, ये देखिए ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है √3 प्लस का x इज इक्वल टू √21 प्लस का √16। अब देखिए अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं क्यों करूँ स्क्वायर करूँ मेरे ऊपर है, क्योंकि कोई भी संख्या में दोनों तरफ आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इधर 3 है इधर 2 है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया 3 त्रिका 9 2 दूनी 4, भाई मैं रूट ले लूँ तो फिर ये 3 और 2 आ गए, ठीक है, तो वो तो उसकी वो चीज़ नहीं बदलती है, स्वरूप बदल जाता है बट ऐसा नहीं कि संख्या बदल गई। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो ये दोनों का रूट खत्म हो गया, स्क्वायर लेने का मतलब ये रूट खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 320 प्लस का x इज इक्वल टू 21, लेकिन ये वाला रूट बना रहेगा 16, तो ये हो गया 320 प्लस का x 21, ये रूट से बाहर आएगा तो 16 कितना आएगा 4, तो ये हो गया 320 प्लस का x 21 और 4 कितना हो गया 25, तो x ये x जो है ये माइनस का x है, क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, वो क्या है ये जो x दिया गया है ये माइनस का है, कोई नहीं माइनस लगा देंगे हम, तो माइनस का x माइनस का x माइनस का x माइनस का x, वरना ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, वरना तरीका तो कुछ भी यही है सेम। अब ये x इधर गया तो ये प्लस का हो गया और ये आए तो माइनस का हो गया, तो क्या हो गया 320 माइनस का 25 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से जो आ गया कितना आ गया 320 में से 25 गया तो 20, तो ये सीधे चले गए 300 बचे और 5 और कम हुए तो क्या हो जाए 295, तो 295 x, आंसर आपका आ गया 295, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक संख्या को 79 से 91 से विभाजित करने पर शेषफल 89 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 61 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। एक संख्या को 7991 से विभाजित किया जाता है तो 89 बचता है। अगर मुझे संख्या निकालनी हो तो सेम वही बात है ना, सेवन इसका एक बार जाएगा प्लस के कितना इतना आ गया, तो ये आपका हो गया 7991, अगर संख्या निकालनी तो कितनी आ गई 89 और जोड़ लिया तो कितना 0 8 8 16 17 हासिल लगी 1 9 1 10 की 0 हासिल लगी 1, तो आपका जो आ गया वो कितना आ गया 8070। इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, कर रहे हैं 61 से, तो शेषफल क्या आएगा, अच्छा 8 9 1 10 तो ये 18 हो गया यहाँ पे है, 9 1 10 की 0 और 9 9 18, ठीक है, तो ये आ गया 80। अगर मैंने 61 से डिवाइड किया तो क्या होगा, तो 61 एकम 61, बचा कितना एक बार गया, बचा कितना 19, और 19 बचा तो हो गया 198, और 61 तियाँ होता है 3 तिचक 18, तो 198 में से 198 में से अगर मैं घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, 3 बार गया तो कितना बचा 15 बचा, और ये आ गया 0, तो 61 दूनी होता है 122, तो यहाँ से हमारे पास कितना बच गया, अगर 22 चला गया तो बचा कितना 28, यही आपका आंसर हो गया। जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा 28 बचेगा, तो शेष जो बचेगा यही है, ठीक है, जो हमने इतने बार डिविजिबल हुआ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, पाइप एक टंकी को 840 मिनट में भर सकता है और पाइप भी उसी टंकी को 1050 मिनट में खाली कर सकता है। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे, कोई दिक्कत ना, घंटे में निकाल लें। तो हमसे क्या कह रहा है, ए 840 मिनट लेता है, ओके, वहीं वी हमसे कितना ले रहा है 1050। एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेने के लिए क्या है, देखें 105 मुझे दिख रहे हैं तो 105 तो होगा ही, 105 होगा। अब देखिए 105 कैसे देगा, देखो 105 अट्ठे अगर मैं करूँगा ना तो 800 हो गया, देखो 100 का अगर 800 बार गुणा किया 800, 5 का 8 बार किया 840, तो ये निकला है ना, तो यहाँ से मुझे पता लग गया 105 है, तो 105 ये हो गया, ठीक है, 8 बार जाएगा तो ये 840 भी कवर हो गया। अब हमें 1050 करने के लिए 105 तो है, लेकिन मुझे 10 बचा, तो 10 के लिए क्या इसके फैक्टर बचे 2 और 5,
लेकिन 2 जो है ना वो 8 में एक बार इंक्लूड हो चुका, तो हमें क्या है कि 5 और चाहिए। ये आपका एलसीएम ले लिया। तो आप ना एलसीएम ऐसे ही डायरेक्ट लेना सीखिए, वरना लिख के आप वो कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा। अब देखिए क्या है, अब एफिशिएंसी निकालनी कैसे, मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो 105 गुणा 8, 840, तो बचा कितना 5, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, मतलब कार्य क्षमता। वहीं इसकी निकालनी तो क्या है, इसका 2 गुणा 4 और ये 5 तो है ही, तो 105 गुणा 10 के लिए मुझे 2, इस 5 की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी कितनी आ गई 4। ओके, ऐसे ही अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि आप इसी में से इसका गुणा कर दें, इनमें से इसका गुणा करेंगे और उसका गुणा करेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। तो मैंने अगर इसका कर दिया तो क्या बचा 0, 4 पंचे 20 की 0, बचा कितना 2। या आप गुणा ना भी करें तब भी टोटल वर्क, ये भी तो टोटल वर्क है, क्योंकि हमें काट पीट करनी है तो बाद में काट लेंगे। तो क्या बचा 105 गुणा 8 गुणा 5, ये टोटल वर्क हो गया। अब क्या कह रहा है, ये तो पानी डालने वाला है और बी जो है माइनस वाला है। अगर 5 पानी डाल रहा है और 1 मिनट में ये कितना 4 पानी निकाल रहा है, तो पानी अंदर जा कितना रहा है, 1 लीटर ही जा रहा है ना 1 मिनट में। 1 मिनट में जो पानी जा रहा है वो कितना जा रहा है 1। तो हमसे पूछा टोटल घंटे कितने लेंगे, अगर मिनट में निकाला तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। हमसे पूछा घंटे, तो घंटे के लिए हमें निकालने के लिए क्या है, जैसे मान लो 60 मिनट है, उसको कह रहे घंटे बदलो, तो हमें 60 का भाग दे देंगे, तो 1 घंटा आ गया। ऐसे ही 80 मिनट है, उससे कह रहा है घंटे बदलो, तो हमने सॉल्व आउट कर 80 का 60 का फिर दे देंगे डिवाइड, तो 0 0 खत्म, 2 चौको 8, 2 तीन 6। तो ऐसे ही हमें घंटे में निकालने के लिए क्या करना है, 60 का भाग दे दिया हमने, क्योंकि 1 मिनट में 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब इसे काटा मैंने, तो देखो 5 से काटा कितना 12 बार, 12 पंजे 60, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 से मैंने इसे काटा कैसे 3 तिरका 9, तिरछे 15, तो बचा कितना हमारे पास बचा 35 और गुणा 2, यही 70 घंटे लगेंगे आपको। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक घड़ी विक्रेता घड़ियों को प्रति घड़ी 1,96,812 रुपये में बेचता है, हालांकि वह क्रमशः 10% और 30% की 2 क्रमिक छूट देने के लिए मजबूर है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए छूट जो भी होती है, डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा किस पे मिलता है, वो हमें मिलता है मार्क प्राइस पे। ठीक है, तो पहला डिस्काउंट कितना है 10% का, 10% डिस्काउंट कर दिया तो मूल्य में कितने में बेचा 90 में, तो कितना हो गया 90/100। वैसे ही दूसरा डिस्काउंट कितना है 30% का, तो हमारे पास कितना 30% डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना, बस सोने में बेची 17 में, सॉरी 70%। हमसे कह रहा है जब 2 डिस्काउंट के बाद जो बेची है ना, अब ये क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस आएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, वो कितना हमें दिया गया, वो दिया गया 1,96,812। आप यहाँ तक क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। एक घड़ी विक्रेता घड़ियों को प्रति घड़ी 1,96,812 रुपये में बेचता है, तो इसका मतलब जो बेची है ना, तो डिस्काउंट दे दिया पहले, तो डिस्काउंट देता मार्क प्राइस पे, हमेशा अंकित मूल्य पे देगा, तो अंकित मूल्य पहले उसे 10% का डिस्काउंट दिया, फिर दिया 30% का। ठीक है, अरे भाई जैसे मान लो 100 का है, 100 पे मैंने तुम्हें आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने क्या हाल निकाली, 10% कितना हो गया 10, तो 100 में से फिर आप क्या करेंगे 100 में से 10 माइनस किए तो कितना आ गया आपका 90। भाई आप डायरेक्ट ये भी तो कर सकते हैं, 100 है उसका 10% डिस्काउंट हुआ, इसका मतलब वस्तु जो बेची जा रही है वो कितनी 90 में बेची जा रही है, 90% में हमें जो पैसा मिला वो 90% मिल रहा है, तो बटे 100, तो डायरेक्ट कितना आ गया। फिर इसमें आपको घटाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, डायरेक्ट आपको आ गया कि 90 में बेच दी गई। वैसे ही क्या है, पहले 10% तो हमने 90 लिख लिया, फिर क्या 30% डिस्काउंट हुआ तो 70%, उसी की वैल्यू इतनी दी गई। अब हम काट पीट लेंगे अपना। ठीक है, आप घबराइए मत, अगर आपका मैथ काफ़ी वीक है तब भी मत घबराइए, क्योंकि आपको मैं बहुत बारीकी बारीकी चीज़ बता के चलूँगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। बढ़ते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ से हमने 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर लिए, 7 से इसे काटा, क्या बचा 7 दूनी 14, बचा कितना 5, तो 7 अट्ठे 56, उसके बाद 7 से कम 7, बचा कितना 11 हो गया, एक बचा तो 11 हो गया, तो 7 कम 7, तो 7 4 11, बचा कितना 4, तो ये 42 होता है, तो 7 6 42। उसके बाद मैंने 9 से काटा इसे, तो 9 3 27, बचा कितना 1, तो 9 कम 9, बचा कितना 2 21 हो गया, तो 9 दूनी 18, 18 बचा कितना 3, 21 में से 18 का 3, तो 9 चौक 36। उसके बाद 2 जीरो ये बचे, तो हमारे पास जो आ गया MP इंटू 1/100 इज इक्वल टू 3124। तो यहाँ मार्क प्राइस इधर ये 100 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3124/00, ये आपका आंसर हो गया। तो 3124/00, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही अंकित मूल्य होगा, ये अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा था वो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। गुरुत्व श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। जीपी
जीपी के देखो फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला होता है एस एन, योगफल का जो होता है वो क्या होता है ए 1/1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। इस कंडीशन, एक इस कंडीशन होता है जब होता है जब जो पहला पद है वो क्या है, सॉरी, जब आर एक से छोटा हो, आर जो हो एक से छोटा हो, ओके। वहीं जब आर एक से बड़ा होता है तब फार्मूला क्या होता है, तब फार्मूला इससे इतना उल्टा हो जाता है ए, तो आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, सॉरी, अपॉन में आर माइनस 1, मतलब ये वाली संख्या जो है ये वाली पलट जाती है, ओके। लेकिन इस कंडीशन में क्या लग रहा है आपको, जो आर है, आर होता है क्या, आर होता है सारानुपात। सारानुपात कैसे निकालते हैं, वो होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब दूसरा पद अपन पहला पद। अगर मान लो किन्हीं भी दो पदों से निकालो, इससे निकालो सेम ही आएगा। तो अब मैंने दूसरा पद कितना दिया 5/36 और पहला पद कितना है 5/6, और ये पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5/6, सॉरी 36 इंटू 6/5, तो 5 से 5 खत्म, 6 कम 6, तो कितना आ जाएगा 1/6, तो 1/6 तो ये तो कम ही हो गया ना एक से, इसलिए आपका जो फॉर्मूला लगेगा पहले वाला लगेगा। चलिए देखते हैं, तो फिर इतना ना रफ कर रहा हूँ उसको मैं। ओके, तो यहाँ से आ गया आपका। अब देखिए ए होता है प्रथम पद, हमें ये निकालने के लिए ए की जरूरत पड़ेगी, तो ए कितना होता है प्रथम पद, वो कितना है 5/6। आर कितना आ गया, आर अभी निकाल चुके हैं आप, कितना आ गया 1/6, ओके। अगर फार्मूला रख लेंगे तो हमने लिखा ये आ गया आपका कितना 5/6 1 माइनस आर कितना है 1/6 की पावर एन अपॉन 1 माइनस 1/6, तो ये आपका आ गया कितना 5/6। अब देखिए 6 कम 6, तो कितना आ गया 5/6, ये ऊपर पलट जाएगा जाके, अगर ऊपर पहुँचेगा तो 6/5 अपॉन इधर क्या बचा 1 माइनस 1/6 की पावर एन, यही बचा। तो यहाँ से देखेंगे 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा फाइनल आंसर वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है 1 माइनस 1/6 की पावर एन। ये आपका आंसर हो गया, और ये ऑप्शन नंबर आपके ए में है, यहाँ एन है, एन मिस था आपका, ओके। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग क्या है जिनका 10वां पद और 6वां पद क्रमशः 27.25 और 23.25 है, ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी जो है हमने ले ली 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 डॉट डॉट डॉट। अब मैं आपसे कहूँ इसका ना, आपको मैंने समांतर श्रेणी दे दी, अब मैंने आपसे कहा इसका चौथा पद निकाल लिए। अब चौथा पद निकाले, समांतर श्रेणी का मतलब जो कॉमन डिफरेंट होता है ना, इनका जो अंतर होता है वो सेम ही होगा। जैसे 2 से कितना बड़ा 3, 5 से कितना बड़ा 3, 8 से कितना बड़ा 3, 11 से कितना बड़ा 3, 14 से कितना बड़ा 3, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट टर्म आ गया ए होता है कितना प्रथम पद, वो कितना 2, डी कितना आ गया, डी आ गया 3। अब मैं आपसे पूछूँ मुझे ना 5वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप 5वां पद कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, देखो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए बस एक ही चीज़ ज्ञात करनी है मुझे, क्या है फर्स्ट टर्म प्लस 5वें टर्म पहुँचने के लिए मुझे ना 4 डिफरेंट लेने पड़ेंगे, तो 4D, तो ए कितना आ गया 2 इंटू 4, डी कितनी है आपकी है 3, 4 गुणा 3, तो आपका कितना आ गया 2 प्लस 4 3 12, तो ये कितना हो गया 14। क्या देखिए आपका 5वां पद में यहाँ भी 14 है, 1 2 3 4 5, तो 5वां जो पद आया वो क्या है 14, और यहाँ भी 14 आ रहा है। तो जब भी फॉर्मूला, जब भी आपको 5वां पद या छठा पद निकालना हो तो क्या करना है आपको, प्रथम पद लेना है, उसके बाद जितने पद निकाले, जैसे 5वां पद निकालना है तो हमने कॉमन डिफरेंट कितने लिए, जो डिफरेंट थे वो कितने 4 पदों का लिया। ऐसे ही मान लो 8 पद निकालने होते तो डिफरेंट मुझे कितना लेना ए प्लस 7D, तो एक पद कम करके मुझे उसका डिफरेंट लेके मैं पद निकाल लूँगा। अगर बात इतनी समझ गए फिर आपको ये क्वेश्चन समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बस ये इसकी ट्रिक थी यहाँ पे। अब देखिए क्या हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 14 पदों का योग बताया ज्ञात कीजिए, और 14 पदों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, SN = n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ओके, अब देखिए 10वां पद हमें दिया गया, 10वां पद क्या है वो हमें दिया गया। तो 10वां पद होता क्या है, ए प्लस 10 में से 1 गया 9d इक्वल टू हमें दिया गया कितना 27.25। ओके, वैसे ही हमें कितना दिया, 6वां कितना दिया गया, 6वां पद हमें दिया गया ए प्लस 6 में से गया 5d, कितना दिया गया हमें 23.25। ओके, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व आउट कर रहे इन दोनों में से मैंने कि घटा दिया तो क्या बचा, आप ए से तो ये खत्म हो गया प्लस माइनस, 9d में से 5d की कितना बची 4d, और देखो 25 से ये 0.25 दोनों खत्म हो जाएंगे तो बचा गया 0 0, और 27 में से 23 गए, ये 23 है यहाँ पे, यहाँ कितना है 23 है, तो 27 में से 23 गए कितने बचे 4, तो 4 से ये 4 खत्म, d बराबर कितना आ गया 1। तो हमें अगर d मिल गया यहाँ से तो हमें देखो n तो पता ही है हमें, n कितना है 14 पदों का निकालना है। उसके बाद d मिल गया हमें, d कितना है 1। अगर d मिल गया हमें a और मिल जाए क्योंकि a की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। a निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस संख्या में से हम इसमें d का मान रख देंगे किसी में। तो मैंने क्या किया, देखिए ये रफ किया मैंने a प्लस a प्लस, अगर मैं d का मान इसमें किसी में रख दूंगा, मैं मान लो इसमें रख दिया तो क्या बचा a प्लस 5d, 5 d का मान कितना है 1, ये कितना आ गया 23.25। ओके, तो 5, ये 5 प्लस के उधर जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, तो 23 में से 5 गया कितना बचा 18, तो ये आ गया a का मान आपका कितना आ गया 18.25। a का मान आपके पास मिल गया 18.25। बस अब आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या है, ये भी रफ कर दूं मैं, तो ये फॉर्मूला है आपका, रखें तो n कितना हो गया n/2 है ना, फिर से लिख लो आप ताकि आपको भी याद हो जाए। तो फॉर्मूला आपका है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n कितना है 14, तो 14 पदों का योग हमें याद करना है, तो 14/2, 2a कितना आ गया आपका 18.25 प्लस n है कितना, n 14 पदों का ही निकालना है, तो 14 में से गया 13 इंटू 1। ओके, 2 से काटा कितना हो गया 7, इनका अंदर गुणा किया तो 18 दूनी 36 और 0.25 का भी 2 गुना हो तो 50 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 36.50 प्लस के 13, तो ये हो गया 7, 13 और 36 कितना हो गया, ये हो गया 49.50। तो 7 से गुणा किया क्या बचा, इसमें किया तो 0, 7 बना 35 की 5 बचा कितना 3 दशमलव आ गया, और 7 निम 63 और 3 66 बचा कितना 6, 7 चौक 28 34, तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 346.50। ये आपका आंसर हो गया, एक अंक तक पूछा गया दशमलव, तो आपका ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 360 किलोग्राम चावल 135 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, उसने कुल मात्रा का 80% 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, 80% समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा प्रति किलोग्राम की किस मूल्य पर बेची जानी चाहिए। आसान से क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 300 किलोग्राम 360 किलोग्राम इसने क्या खरीदे 135 रुपये के हिसाब से खरीदे। ओके, तो ये आप इसका मूल्य बन गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इस पर ये 80% का लाभ कमा रहा है। अगर मैं यहाँ तक सॉल्व करूँ तो क्या हो गया 360 इंटू, एक तो क्या है इसको मैं अगर कर लूँ 140 माइनस 5। आप जब भी बनाने की कोशिश करें ढाई में बनाने की कोशिश करें ताकि आपको टेबल पता लग जाए। इसके 35 का नहीं लग रहा तो क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमें 14 का तो पता है 0, 4 84 2 0 हो गए, 0 से 0, 4 84 4 बचा कितना 8, 14 तो 42 और 8 कितना हो गया 50। ओके, और ये माइनस का इसमें होगा गुणा, तो माइनस का क्या आएगा 0, 5 3 0 या 0, 5 का 30 की 0 बचा कितना 3, 5 15 3 18। तो हमें ना 18 से माइनस करना है इसमें, तो मैंने माइनस किया 0 0
14 में से 8 गया, 6 बचा, 9 में से 1 गया, 8 बचा, ये 48। तो हमारे पास पता लगा 48,600 रुपये इसने खर्च किए। इसका जो अमाउंट जो इसने खर्च किया वो कितना आ गया, 48,600। तो 48,600 जब इसने खर्च किए, लेकिन ये यहीं तक नहीं रुका। इसने ये कहा कि मुझे ना इसका जो है ये टोटल पे 80% का लाभ भी कमा रहा है। कह रहा है समग्र 80% समग्र पर लाभ प्राप्त करने के लिए। तो इसका मतलब इसने इतना तो अमाउंट खर्च ही किया, लेकिन इस पर भी 180 का ऐसे लाभ चाहिए। तो हमने इसका 180% निकाल लिया। ठीक है, या आप 80% निकाल लें तो उसमें ये 486 जोड़ दें, जो भी आपको ठीक लगे। आपको लग रहा है 80% निकाल लें तो आप 80% निकाल ले रहे हैं। तो क्या करना है आपको, आपने 80% निकाल लिया, क्योंकि 80% का ऐसे लाभ चाहिए। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो बचा 0। 8 6 48 के 8 बचा कितना 4, 8 8 64 और 4 68 बचा कितना 6, 8 6 32 और 6 38। तो इसे मिल रहा है जो लाभ मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 38,880। तो इसका टोटल अमाउंट कितना बन गया, देखिए ये क्या कर रहा था, 48,600 तो इसने खर्चे किए, उसके बाद 38,800 का लाभ मिल गया। तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस इसकी जो हो गई वो कितनी होगी, 0 0 8 6 14 4 हासिल लगी 1, 8 8 16 17 हासिल लगी 1, 5 3 8। तो इसका जो अमाउंट बन गया वो कितना हो जाए, ये जो है ना 38,880 है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो अमाउंट बन गया इसका कितना हो गया, 27,480। अगर आपने ये निकाल लिया, अब क्या निकालना है, देखो हमसे क्या कह रहा है, ये कुल मात्रा का 80% 200 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच रहा है। कुल मात्रा है कितनी, वो कितनी दी गई हमें, कुल मात्रा जो दी गई वो कितनी दी गई, 360 किलोग्राम चावल। तो 360 किलोग्राम चावल के 360 किलोग्राम का 80% कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 6 48 के 8 बचा कितना 4, 8 3 24 4 28, 288 किलोग्राम। तो 288 किलोग्राम को ये क्या कर रहा है, वो तो ये 288 किलोग्राम को तो ये कितने बेच रहा है, 200 रुपये किलोग्राम की दर से। तो 288 गुणा 200, तो ये कितना आ गया, इसका जो अमाउंट बना 0 0, 2 8 16 6 यहाँ से लगी 1, 2 8 16 17 यहाँ से लगी 2 3 4 1 5, 57,600 रुपये तो यहाँ से इसने ले लिए। लेकिन इसे अब इसके पास पैसे कितने और बचे, 57,600 यहाँ से कम किया, तो इसके पास पैसे निकले 0 8, 14 में से 6 गया 8, और 16 में से 7 गया 9, और 7 में से 5 गया 2। तो इसके पास जो पैसा बचा वो कितना बचा है, 29,880। अब हमसे पता क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि उसे शेष राशि मतलब जो शेष बचा है 20%, 80% तो यहाँ इसने 200 में बेच दिया। अब पूछ रहा है शेष जो मात्रा जो बची है उसको किस रूप में बेचनी चाहिए, कितने रुपये में बेचनी चाहिए। तो कितने का, 360 का 20% कितना आ गया, वो आ गया आपका कितना 72। 360 का 20% कितना आ गया 72, क्योंकि 10% 36 होता है, उसका दुगना हो गया 20% हो गया। या 360 का आप 20% निकालना ही चाह रहे तो आप ऐसे निकाल लें, 20 100 किया तो 36 दूनी 72 हो गया। ओके, तो ये पूछ रहा 72 किलोग्राम के किस दर में बेचना चाहिए। तो इतना तो हो ही गया, लेकिन हमें रुपये तो ये बनाने हैं पूरे, कितने हैं 27,480। तो हमें पता लगा 19,880 रुपये हमारे पास बचे हैं, वही 72 किलोग्राम में खर्च करने। तो हमने काट लिया, 4 से काटा, 4 एकम 4 4 32, उसके बाद कटा कितना 4 4 6 24, 4 7 28, बचा कितना 1, 4 चौक 16, 4 7 28 0, 4 7 28 बचा कितना 1, 18 हो गया, 4 चौक 16 2, तो 4 7 28 0। उसके बाद ये 2 से और कटेगा, 2 से काटा, 2 3 6, बचा कितना 1, 2 7 14, 2 3 6, 2 7 14। ओके, फिर मैंने काटा 2 3 6, 2 7 14, 2 3 6 2 5 10, एंड का जो बचेगा 5 आया। ओके, यहाँ से मैंने 9 बचा, 9 से काटा, कितना बचा 9 चौक 36, बचा कितना 1, 9 एकम 9, और 4 हो गया 9 अपना 45। तो ये जो बेचा है ना लास्ट के 72 किलोग्राम है, 20% जो बचा इसे 415 रुपये के हिसाब से बेचा है इसने। यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है 950 मीटर लंबी एक ट्रेन 234 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 67 सेकेंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए
ये सुरंग है। जैसे कि एक चीज़ समझिए आप, क्वेश्चन तो आप 10 सेकंड में निकाल देंगे आंसर इसका। ये सुरंग है, ट्रेन है, ट्रेन इसको कब पार करेगी ये बताओ। ट्रेन इसको जब पार कर पाएगी जब ट्रेन जैसे यहाँ से घुसी, तो ट्रेन अभी पार तो नहीं कर पाई। या ट्रेन मान लो ट्रेन यहाँ आ गई तो अभी भी नहीं पार कर पाई ट्रेन सुरंग को। और ना ही ट्रेन, अगर ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई अभी भी ट्रेन सुरंग को पार नहीं कर पाई। ट्रेन सुरंग को जब पार कर पाएगी, कब कर पाएगी, जब ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, जब पूरा इसका लास्ट वाला डब्बा है वो निकल आएगा बाहर, समझ रहे। तो ट्रेन जब यहाँ पे आ जाएगी तब सुरंग पार होगी। इसका मतलब ट्रेन जब एंट्री ली यहाँ से और ट्रेन जब यहाँ पे आ गई तब सुरंग पार हुई। ओके, तो इसका मतलब है कि ट्रेन जब पूरी निकल जाएगी तब पार होगी। इसका मतलब ये सुरंग इतनी देर टाइम में ही सुरंग की दूरी चलेगी और प्लस अपनी दूरी चलेगी। इसमें क्या है, ट्रेन की तो लंबाई हमें देगी कितनी, 950, लेकिन हमें सुरंग की नहीं देगी। तो इसका मतलब जो ट्रैवल करेगी ना 67 सेकेंड में, वो अपनी ट्रेन की दूरी और अपनी दूरी करेगी। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इनटू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड कितनी दी गई, स्पीड दी गई 234 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको उसके बाद डिस्टेंस कितनी दी गई, डिस्टेंस 950। हमसे पूछी क्या गई, सुरंग की, तो सुरंग की एक्स मान ली हमने, क्योंकि इतनी कवर करेगी ना इतने टाइम में, 67 सेकेंड में। तो यहाँ से आ गया, इसको मैंने किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लिया। तो 6 से काटा, 6×18, 6×18 बचा कितना, 6×54, 3 से काटा कितना 13। ओके, तो हमारे पास आ गया 13×5, हमें ये इधर आ गया तो कितना बचा हमारे पास, बचा 13×5×67 इज इक्वल टू क्या बचा 950 प्लस के एक्स। ओके, अगर मैं सॉल्व आउट करता हूँ तो 13 का पहले मैंने गुणा कर लिया, 13×7=91, बचा कितना 9, 13×6=78, 78 और 9 कितना हो गया 78 और 2 80 और 7 87। ओके, अब 5 का गुणा और करना हमें, तो 5 एकम 5 एकम 5, 5 7 35, 5 बचा कितना 3, 5 40 और 43, ये हो गया 4355। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब हमसे कह रहा है बचा क्या 950 प्लस का एक्स। अब ये 950 ही इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 4355 में से अगर मैं 950 माइनस कर दिया तो बचा कितना, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 13 इधर से यहाँ से लिए 13 में 9 गया 4। तो आपका आंसर जो आ गया वो कितना, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आ गई 3405। यही आपका आंसर हो गया 3405, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक बाल्टी में द्रव ए और बी का अनुपात 16:17 है। मिश्रण से 162 लीटर को निकालकर उससे 132 लीटर द्रव बी से भर दिया जाता है। अब अनुपात बदलकर 5:6 हो जाता है। प्रारंभ में द्रव बी की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी है, किस अनुपात में, 16:17 में है। उसके बाद हमसे कह रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमसे कह रहा है कि 132 लीटर मिश्रण निकाला। लेकिन भाई मिश्रण निकाला लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन जो रेशियो है देखो क्या होता है, मिश्रण की क्वांटिटी कम हो जाएगी। जैसे मान लो आपने किसी मिल्क और दूध का, सॉरी मिल्क और वाटर का है मिश्रण, इसमें 6:4 का लगा हुआ है, 6 अगर दूध है तो 4 पानी है। अब मान लो ये टोटल 20 है, तो क्या है 6×4 10, 10×2 20, तो इसका मतलब है 12 रेशियो तो ये हो गया, लेकिन क्वांटिटी जो हो गई वो क्या हो गया 12 मिल्क हो गया और 8 वाटर हो गया। भाई मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें से ना 10 लीटर निकाल दो। अब अगर 10 लीटर निकालेंगे तो देखो जिस रेशियो में ये मिला हुआ है ना उसी रेशियो में निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि दूध ज़्यादा निकल जाए या पानी कम निकल जाए या पानी निकल जाए, अलग से निकाल सकते हो। आपके पास लग रहा है ऐसी टेक्निक है जो अलग से दूध अलग निकाल दें, पानी अलग निकाल दें, मिक्स करने के बाद नहीं निकाल सकते। तो क्या होगा, ये रेशियो में निकलेगा, ये 6 और 4 को, यही है 3 और 2 के रेशियो, 3 और 2 का रेशियो ही हुआ ना। अगर और सॉल्व आउट करेंगे 3 और 2 रेशियो का मतलब होता है कम से कम फैक्टर हो, जिसका फैक्टर ना निकले, जिसमें इसका मतलब एचसीएफ निकले ही ना। अब क्या है देखो, अब यहाँ भी स्टार्टिंग में कितना था 3-2 था। ओके, तो अभी भी 3-2 बचेगा। क्यों बचेगा, आप देखो अगर मैं निकालूँ यहाँ से, मान लो 10 लीटर हमने निकाल दिया तो क्या हो गया 3-2 पे क्या 5 5 दूनी 10, तो इसका मतलब 6 लीटर ये निकल गया और 4 लीटर ये निकल गया।
तो हमारे पास 12 में से 6 गया बचा कितना 6, और 8 में से 4 गया बचा 4। तो ये भी रेशियो जो बचा ये भी बचा कितना 3-2। तो निकलने के बाद ये रेशियो सेम बचेगा, लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये मानता हूँ कि अब जो जहाँ पहले दूध 12 लीटर था वो अब 6 लीटर बचा, वाटर जहाँ 8 लीटर था 4 लीटर बचा। लेकिन रेशियो जो होगा रेशियो हमेशा सेम ही होगा, क्योंकि जिस रेशियो में मिले हैं वो इसी रेशियो में रहेंगे जब तक उसमें कुछ बाहरी चीज़ मिला ही ना जाए। निकालता कुछ भी रहो, अगर मिश्रण निकाल ले आप तो वो कुछ नहीं निकलेगा। अगर आप कुछ मिला रहे हो तब वहाँ रेशियो चेंज होगा। वही हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, 132 लीटर द्रव बी मिलाने पर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 132 लीटर द्रव बी मिला रहे हैं। यहाँ तक तो रेशियो हमारा ये सेम ही था, तब अनुपात कितना हो जा रहा है 5:6। तो ये एक कॉन्सेप्ट थी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेशियो तो चलो यहाँ तक सेम आएगा वो, उसके बाद क्या है नीचे क्या सीन है। अगर मान लो मिल्क और वाटर में जो हमारा रेशियो स्टार्टिंग था वो क्या था 3:2, ये 20 लीटर में था या 20 लीटर में था, तो कितना है 12 और 8 था। अब इसमें कहानी है कि अगर मैं दूध मिला दिया मैंने, अगर दूध मैंने मिला दिया 5 लीटर, तो क्या है ये दूध तो बढ़ेगा, लेकिन ये बताओ मैंने वाटर तो नहीं मिलाया ना, वाटर साइड मेरी कोई छिड़कानी नहीं, तो पानी तो उतना ही बचेगा। रेशियो में देखो क्वांटिटी में कम भले हो जाए। जैसे मान लो मैंने दूध जैसे इसमें वाटर मिलाया, 4 लीटर पानी था 20 लीटर में, ठीक है, या 8 लीटर पानी था 20 लीटर में, 12 लीटर दूध था। अब इसमें तुमने 5 लीटर दूध मिला दिया, तो पानी तो कम नहीं हुआ ना, पानी तो 8 लीटर ही बचा ना। पानी जो बचा है वो तो 8 लीटर ही बचा है। ऐसा तो नहीं कि पानी कम हो गया, तुम इसमें दूध कितना ही मिला दो, तुम इसमें 20 लीटर और मिला दो, 100 लीटर दूध और मिला दो, लेकिन पानी की जो क्वांटिटी है वो रेशियो में भले कम हो जाएगी, लेकिन क्या है वो तो सेम रहेगा ना। पानी क्वांटिटी दूध मिलाने से देखो जब तक मिश्रण निकाल रहे हैं तब तक तो क्या है वो जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन क्या है उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसमें क्या है जो क्वांटिटी है वो उसकी सेम रहेगी, रेशियो भले चेंज हो। तो क्या है कि अगर यहाँ पे क्या है, अगर दूध के अगर मैं यहाँ पे 16 मानता हूँ, ए जो है ए को मैं अगर 16 मानता हूँ, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो है यहाँ 5 कैसे हो गया, यहाँ भी जो ए है ए में तो कोई हमने मिक्सर किया है नहीं, छिड़काने की नहीं, जो भी मिलाया हमने 132 लीटर मिलाया क्योंकि हमने बी मिलाया, तो बी में बदलना चाहिए, इसका क्वांटिटी में बी में चेंज होना चाहिए, ए में तो नहीं होगा। तो इसको हमें ए को सेम करने के लिए क्या किया, मैंने उसमें 5 का गुणा किया, इसमें 16 किया, 16×5 80 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, तो वो हमारे पास जो आ गया वो क्या आ गया, नया रेशियो जो आया तो 16, और इसमें 5 का गुणा किया मैंने 5 का, तो कितना हो गया 16×5 80, और 5 से 17×5 85। ऐसे ही यहाँ पे 16, तो 16×80 और 16×6 = 96। तो हमें यहाँ से एक बात पता लगी क्या, कि यहाँ तक था, यहाँ तक हमें पता लग गया अगर 80 ए था मिश्रण तो मिश्रण 80 यहाँ भी रहेगा। ठीक है, इसमें चेंज क्यों है, इसमें चेंज इसलिए हो गया क्योंकि 85 से 96 पता क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसमें ना 132 लीटर भी मिला दिया है। तो 85 से 96 के बीच कितना आ गया डिफरेंट, हो गया कितना का 11 का। ओके, अगर 85 से 96 के बीच 11 का आ गया, अब आपको इस मिश्रण से कोई मतलब नहीं, ये नया आ गया, इससे मतलब करते हैं, तो ये 11 का आ गया, ये 11, तो 11 की वैल्यू हमें कितनी दी गई, वो दी गई हमें 132, क्योंकि 132 लीटर मिलाया बढ़ाया जो है 85 से 96 हो गया, तो मतलब 11 बढ़ा, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी 132, तो यहाँ से हम एक की निकालेंगे कितना आ गया 11 एकम 11, 11×2 22, तो एक की कितनी आ गई 22। तो हमें पता लग गया एक की जो वैल्यू है 22 है। तो यहाँ तक कितना था, हमसे पूछा बी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, तो यहाँ तक बी कितना था 85 था, तो 85 × 22, पहले बात 22 नहीं 11 एकम 11, या ये एक है ना, तो ये 12 बचा, तो 85 गुणा कितना आ गया आपका 12, तो गुणा कर लेंगे 12×5 = 60, 0 बचा कितना 6, 12×8 = 96 और 6 102, तो 1020 आ गया। लेकिन पता क्या कह रहा है हमसे, यहाँ तो ये यहाँ तक आ गया, लेकिन ये कब तक का है पता, जब हमने मिश्रण में से 132 लीटर निकाल चुके, लेकिन हमसे पूछा बी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। अगर ये इस अनुपात में मिले हैं तो इसी अनुपात में निकले भी होंगे, तो 16 दूनी 32 33, तो 33 में से अगर मैं निकालूंगा कितना 32 132, तो ये कितना आ गया 33 चौको होता है 132, इसका मतलब गुणा 4, तो 7 चौक 68। तो यहाँ से हमें पता लगा जो बी निकला था वो कितना निकला था 68, और 4 16 चौक 64 निकला था, वो क्या निकला था ए, और 64 68 हम जोड़ेंगे तो क्या हो गया 32 132, इसी के अनुपात में निकले। तो यहाँ तक जो आया वो कितना आ गया बी 50 की वैल्यू कितनी आ गई 1020, लेकिन 132 निकलने के बाद है, तो अगर 68 है
तो यहाँ से 68 निकल चुका था, तो अगर मैं उस 68 को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी प्रारंभिक मात्रा। तो 8 6 2 8 0 1 0 8 8, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको समझने में आ रही दिक्कत आ रही तो एक बार और देख लें। बाद बाकी अगर आप मेरे पहले प्रैक्टिस सेट से जुड़े हैं तो इस तरीके के मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आनी होगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, 29,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है 29,000 रुपये पे उसने रुपये दिए, इस पर कह रहा है परसेंटेज कितनी है, 10% की दर से। कह रहा है वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक निकालना है तो 10% सीधा निकल जाएगा। तो 29,000 रुपये अगर मैंने 10% निकाला है, कितना आ गया, वो आ गया 2900। ओके, अरे भाई इसमें भी दिक्कत आ रही निकालने में भी, तो देखिए 29,000 इंटू 10% निकालना, तो डायरेक्ट ऐसे निकल गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 2900 ही बचा ना, तो ये आ गया 2900। लेकिन अर्धवार्षिक की सीन क्या होता है, अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर आधी हो जाती है, टाइम मतलब 6 महीने का 2 बार लगेगा। तो क्या हुआ, ये तो 2900 आ गया। वहीं क्या कह रहा है हमसे, 10% की दर से। भाई अर्धवार्षिक में क्या होगा, 6 महीने, पहले 6 महीने ब्याज लगेगा, फिर पिछले अगले 6 महीने में लगेगा। तो और परसेंटेज कितनी, 5% की दर से। तो देखिए तो पहले 2900 में अगर 5% निकालेंगे, 10% अगर 2900 है तो 5% कितना हो गया, इसका आधा कर देंगे, 2 1 2 2 चौका 1450। वैसे ही दूसरे वर्ष भी कितना, अगले 6 महीने में हमें ब्याज कितना मिलेगा, 1450। तो ये 1450, ये 1450, तो ये तो सेम ही हो गया 2900 के। लेकिन हमसे पूछा अंतर कितना है, तो अंतर पता कितना आएगा, अंतर जब आएगा ये 14 दोबारा में क्या होगा, अगले 6 महीने में क्या होगा, ये 1450 पे भी ब्याज मिलेगा। तो 1450 से जो हमें ब्याज मिलेगा कितनी दर से, 5% की दर से, ये हमें निकालना है। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से गुणा किया, 5 25, बचा कितना 2, 5 चौको 20, 2 22, बचा कितना 2 5 1 5 और 2 7, और जीरो हटाएंगे नीचे वाला, अपन जीरो आ रहा है, जीरो हटाए तो 10 आ गया एक नंबर। ये आपका अंतर हो गया 72.5, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, ज्योति ने 21,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में 84,000 रुपये के साथ भूपेती से जुड़ गई। यदि वर्ष के अंत में लाभों को समान रूप से विभाजित किया जाता है, मतलब बराबर मिलता है लाभ, तो भूपेती को कितने महीनों बाद शामिल किया। देखो ज्योति ने क्या किया, 21,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय में शामिल हो गई, और वर्ष के अंत में हमसे कह रहे एक वर्ष के अंत में, इसका मतलब इसका जो पैसा रहा वो 12 महीने तक इन्वेस्ट रहा। लेकिन जो भूपेती थी, इसने ना क्या किया, 84,000 रुपये इन्वेस्ट किए, कुछ महीनों बाद इन्वेस्ट किए, तो मुझे नहीं पता इसने कितने महीने तक इन्वेस्ट किए, तो वो हमने एक्स मान लिया। क्योंकि देखो प्रॉफिट डिपेंड करता है, वो करता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे, कि आपने पैसा कितना लगाया और कितना टाइम दिया। तो इसने देखो ज्योति ने 21,000 लगाया, टाइम कितना दिया 12, इसने कितना 84,000 लगाया, टाइम कितना दिया मुझे नहीं पता, तो मैंने एक्स मान लिया। और प्रॉफिट इन्हीं इसी में सेम ही होगा। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रॉफिट जो है वो सेम ही हुआ है। ओके, तो हम सॉल्व आउट करेंगे, यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 12 से काट लिया, 12 से 84, 4 से काटा 3, 7 से काटा 3 बार, तो हमारा जो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 3। तो हमें पता लग गया कि भूपेती ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसने कितना किया, 3 महीने के लिए किया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कितने महीने के लिए, हमसे कह रहा है भूपेती ने कितने महीनों बाद शामिल हुई। तो टोटल जो पार्टनरशिप चली वो कितनी, 12 महीने चली, लेकिन ये 3 महीने बाद 3 महीने के लिए शामिल हुई, मात्र 3 महीने, तो इसका मतलब है ये 9 महीने बाद शामिल हुई थी, तभी तो 9 3 12 हो रहे। ऑप्शन नंबर यही हो गया आपका आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, 8 वर्षों के लिए 22% की दर से 21,450 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन होता क्या, अमाउंट जो होता है वो क्या करता है, प्रिंसिपल होता है, कि मतलब मूलधन कितना हुआ और इस पर इंटरेस्ट कितना हुआ ब्याज। तो हमें अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल हमें दिया गया कितना है 21,450। अगर किसी को दिक्कत आ रही तो एक मैंने ना आपको इसी टाइप में सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो डाल रखी है, डिटेल में पढ़ा रखा है, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा रखे हैं, तो आप वो देख लें जाके। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है PRT अपन 100, पी मतलब प्रिंसिपल, मूलधन है कितना 21,450 पे ब्याज मिल रहा ना, तो ये मूलधन हो गया। आर परसेंटेज कितनी है 22, और टाइम कितना है 8 अपन में 100, तो 1 जीरो से 0 खत्म, 2 से काटा 2 पंचे 10, 2 से ये 4 बार, उसके बाद काटा 5 से काट लिया, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 नीम 45। अब सॉल्व आउट करेंगे, अगर इसको 22 को भी मैं 2 गुणा 11 लिख देना कोई दिक्कत, तो 4 दूनी 8, तो 8 का गुणा पहले हम कर लेंगे, 8 में 72 की 2, बचा कितना 7, 8 दूनी 16 और 7 कितना हो गया
16 और 7 23, बचा कितना 2, 8 चौक 32 और 2 34। उसके बाद क्या किसका गुणा करना, 11 का हमें करना। तो 11 दूनी 22, बचा कितना 2, 11 3 33 और 2 35, बचा कितना 3, 11 चौक 44 और 3 47, बचा कितना 4, 11 3 33 और 4 37। तो जो हमें इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 37,752। इंटरेस्ट जो हमें मिला वो कितना मिला, 37,752। तो हम इसमें प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे कि प्रिंसिपल प्लस ये हो गया। तो इसमें ऐड किया हमने कितना, 37,752। तो ये हमारा अमाउंट जो मूल में से धन आ गया वो आ गया कितना 2 5 5 5 जीरो बचा 1, 7 5 12 की 2 हासिल लगी 1 2 7 9 3 2 5। तो आपका जो मिश्र धन है जो अमाउंट बना वो कितना बना, 69,202। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित 47 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई कितनी है, 272 है। पहले 23 टेलीकॉम टावरों की ऊंचाई 272 है। अंतिम 23 टावरों की ऊंचाई कितनी है, 272 है। तो 24वें टेलीग्राम की ऊंचाई कितनी होगी, वो भी होगी 272। अब वो कैसे होगी देखिए, अगर 47 की कितनी दी गई 272, मतलब मैंने मान लिया सभी की 272 है तो 47 की हो गई, औसत हो गई। वही कह रहा है 23 की 272 है, ओके, बड़ा घटा कुछ नहीं। अंतिम 23 का भी बता रहा है क्या है, 272 ही है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो 24वां टावर होगा ना, 33 46 बचा कितना 1, तो ये 24वां जो टावर होगा इसकी भी 272 होगी, क्योंकि तभी औसत ऊंचाई सबकी 272 हो पाएगी। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, 750 मीटर लंबा एक ट्रक 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। 100 किलोमीटर प्रति गति से उसी दिशा में चल रही 1650 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रक है, एक ट्रेन जा रही है इधर, ओके, ये ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है 1650। अब ट्रक कितना है ये और ट्रेन की स्पीड कितनी है, वो है कितनी 100 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, हमसे क्या कह रहा है, एक ट्रक है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 130, वो भी इसी दिशा में जा रहा है। अब वो ट्रेन को कब पार करेगा, ट्रेन को जब भी पार कर पाएगा ट्रक यहाँ से ये निकल जाएगा पूरा। और ट्रक की है कितनी, वो है 1750। ओके, और स्पीड कितनी है 130। अब देखिए 100 इधर भी जा रही, इधर से कोई बंदा 100 पे जा रहा है और कोई 130 पे जा रहा है, तो जो कवर करेगा ना वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की कवर करेगा स्पीड जो बढ़ाएगा। अगर उसे हरा पाएगा ना तो उसकी जो स्पीड होगी, क्योंकि 100 से 100 तो खत्म ही हो जाएगा, तो बचा क्या 30 की स्पीड से ये कवर करेगा आगे चल के। तो भाई हमें निकालना है, यहाँ से हमें पता लग गया, क्योंकि जब सेम दिशा में दोनों जाते हैं तो क्या होता है, स्पीड घट जाती है। अगर दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि 1 घंटा में ये भी दूरी इतनी कवर कर रहा है। मान लो ये 20 की स्पीड से आ रहा है, ये 30 की आ रहा है, तो 1 घंटे में तो 50 किलोमीटर कवर हो रहा है ना। वहीं क्या अगर उल्टे जा रहे हैं, मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये 30 की स्पीड से आ रहा है, ये 20 की, तो 1 घंटे में तो ये 10 कवर कर रहा है ना, ये इसकी अपेक्षा में, समझ, इसलिए घट जाती है। तो बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है हमसे, हमें बता रहा है कि तुम्हें पता लग गया कि इनकी जो स्पीड है वो कितनी 30, इसको 5/18 में बदल दिया हमने, क्योंकि मीटर पर सेकंड बदलना है। और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं, ये तभी क्रॉस कर पाएगा जब ये दोनों दूरी कवर कर लेगा। तो ये हो कितनी गई, इसकी प्लस इसकी, तो ये हो गया कितना 7×3400, क्योंकि 16 से 50 16×3200 और 150 17×3400 हो गया। पूछा कितने सेकंड में, तो सेकंड के हमने एक्स मान लिया, काट लिया यहाँ से, 6 से काटा 6 18 6 5 30, तो 25 34 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 34×100, डबल 2 जीरो आ जाएंगे गुणा में, तो 25 चौकू 100, तो 4 से गुणा किया कितना हुआ 4 चौक 16, बच्चा कितना 1 4 12 1 13, लेकिन ये 3 का भी तो गुणा इसमें होगा ना, तो ये आ गया गुणा 3 × x, तो कितना आ गया 300 हो गया, 300 हो गया, 36 नहीं 108 हो गया। तो आपका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया 408। डायरेक्ट नहीं समझ रहा तब भी आप बोलें 3 6 18 के 8 हासिल लगा 1 3 3 9 10 की 0 हासिल लगा 1 3 1 3 1 4। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, कंपनी डी की कुल बिक्री का कितना % सी का लाभ है। तो कंपनी डी की कुल बिक्री है क्या, कुल बिक्री का मतलब है कारोबार कितने का है। तो कंपनी डी की बिक्री कितनी है, कुल बिक्री जो है कारोबार कितने का है 9.2 का। वो क्या कह रहा है हमसे, कंपनी डी की कुल बिक्री का कितना % सी का लाभ है। सी का लाभ कितना, सी का लाभ है कितना 2.5, तो 9.2 पे कितना लाभ कितना है 2.5 का अपॉन में 100, तो दशमलव से दशमलव उड़ गया। उसके बाद मैंने इसे 4 से काटा तो कितना हो गया 4 दूनी 8 4 3 12 है, 4 से कितना हो गया 25, तो 25 25 हो कितना गया 625,
बटे 23। अब देखिए अगर यहाँ 25 भी होता ना, अब देखो ऑप्शन की सारा कैसे लेते हैं, अगर यहाँ 25 भी होता, 25 से 25 काटे तो कितना आता 25%, लेकिन ये तो 25 से भी कम है, इसका मतलब ये जो ऊपर आएगा ये 25% से ज़्यादा आएगा, तो एक ही ऑप्शन हमारा वो है 27.17 है, बाकी ये सब कम आ रहे तो ये नहीं हो सकते कैसे भी, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पर भी आप करना चाहें तो फिर आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, कंपनी डी कुल बिक्री का कितना परसेंट कंपनी सी का लाभ है, कंपनी डी की कुल बिक्री का कितना परसेंट कंपनी सी का लाभ है। तो क्या है, कंपनी डी का कुल बिक्री का कितना परसेंट सी का लाभ है, ये वही सेम सवाल पीछे वाला आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है कंपनी बी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो लाभ जो निकलता है डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया, देखो इन्वेस्टमेंट इसमें निवेश कितना दिया गया, निवेश वाला ये दिया है जलेबी जैसा बना, ये क्या है 4.4, तो इन्वेस्टमेंट इसने ये किया, ये सब पैसा जो है ना ये सब लाखों में है, ठीक है यहाँ दिया गया है, लेकिन हमें लाखों में लिखने की जरूरत क्या है, जीरो से जीरो काटने का क्या मतलब, हम तो डायरेक्ट निकलेंगे ना। तो 4.4 का निवेश हुआ और इसका लाभ कितना हुआ, देखो लाभ ये है, तो लाभ कितना हुआ 8.8 का, तो 4.4 निवेश पे 8.8 का लाभ हुआ, कि रुपये इसने इतना लगाया उस पर प्रॉफिट इतना हुआ, तो इसी का तो परसेंटेज निकलेगा इंटू 100, तो दशमलव से दशमलव खत्म, 44 दूनी होता 88, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 200%, यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, दिए गए वर्षों में कितने कंपनी द्वारा डिजिटल घड़ियों का कुल उत्पादन कितना है, कौन सी कंपनी द्वारा, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, एक मिनट देखता हूँ मैं, कुछ नहीं मिस्टेक है, सही है वो। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कंपनी दिए गए वर्षों में, ये सभी वर्षों में कम डिजिटल घड़ियों का कुल उत्पादन पूछा है, डिजिटल घड़ियाँ हैं कौन सी, ये वाली हैं डिजिटल घड़ियाँ, तो हमसे पूछा कुल उत्पादन कितना है, तो डिजिटल घड़ियाँ यहाँ पे कितना है 55, यहाँ पे कितना 75, तो 55 प्लस 75, उसके बाद कितना है 60, 60 हो गया, उसके बाद कितना है 85, तो ये 85, फिर कितना है 90, तो ये हो गया 90, ये कितना हो गया, ये है 95, तो 95 इसी सभी ऐड कर लेंगे, ये हमसे पूछा गया तो हमने ऐड किया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, 5 चौक 20 की जीरो बचा कितना 2, तो 5 2 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 8 28, 28 और 9 कितना हो गया 37, और 37 और 9, 37 और 3 40 और 6 46, तो ये आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 460, यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, वर्ष 2016 में उत्पादित एनालॉग घड़ियों, तो 2016 में एनालॉग घड़ियाँ का, एनालॉग का ये है सिंबल, तो एनालॉग घड़ियाँ हैं कितनी 40, ओके, और वर्ष 2020 में उत्पादित डिजिटल घड़ियों के बीच का अनुपात कीजिए। वर्ष 2020 में डिजिटल, तो डिजिटल घड़ियाँ कौन सी हैं, ये वाली, तो ये कितनी है 95 20 में, क्योंकि 2020 है, इनका ही हमें पूछा रेशियो, तो 5 से खाता 5 8 40, 5 एकम 5, 4 5 9 45, तो ये आ गया 8:9, सॉरी 8:19, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमें, कोई अक्षर संख्या नहीं है, कोई संख्या शब्द नहीं है। देखिए जब भी कथन जो है ना, अगर निगेटिव दिए गए दोनों, उनसे कभी पॉजिटिव स्टेटमेंट बन ही नहीं सकता है, जब भी आप देखते हैं खन काट दें, कैसे कर देखो, पॉजिटिव से सिर्फ पॉजिटिव बन सकता है, ओके, और निगेटिव कब बनेगा, निगेटिव जब बनेगा एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तब निगेटिव बन सकता है, चांस है, ऐसा नहीं हमेशा बनेगा, लेकिन जब भी दो पॉजिटिव दिए जाएँ और दो उसका जो कथन है, दो निगेटिव दिए गए कथन, और फिर आपको उसका जो निष्कर्ष पॉजिटिव निकल रहा है, कभी निकलेगा ही नेगेटिव का, हमेशा काट दें, आप देखते ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्या हो गया ऑप्शन, ना सी हो गया, ना तो सी, ना तो एक ना दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, इंग्लिश वालों के लिए भी इंग्लिश को पढ़ा हुआ है। सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, कुछ इंजीनियर मैकेनिक हैं, सभी मैकेनिक मास्टर हैं। तो क्या कुछ डॉक्टर मैकेनिक हैं, पहला हमसे कह रहा है, दूसरा हमने इसका पूछा कुछ मास्टर डॉक्टर हैं, तो पहले देखें कुछ डॉक्टर मैकेनिक हैं, कुछ डॉक्टर, अगर डॉक्टर और मैकेनिक, अगर इंजीनियर यहाँ सभी होते तो इन दोनों का मैच हो जाता, क्योंकि देखो मिलती है कब, ये अभी मिलते हैं 150, इसमें दो स्टेटमेंट अभी मिलेंगे, या इनमें से एक 100 होना चाहिए था, या तो ये 100 होता या ये 100 होता, लेकिन ये दोनों 50-50 के हैं, तो ये दोनों कभी मैच नहीं करेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। बाद आगे अगर दिक्कत आ रही तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इस स्टेटमेंट पे, आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे एग्जाम से पहले। तो क्या है, पहला स्टेटमेंट कुछ मैकेनिक, कुछ डॉक्टर मैकेनिक हैं, कुछ डॉक्टर मैकेनिक, ऐसे क्या है। दूसरा क्या है, कुछ मास्टर डॉक्टर हैं, कुछ मास्टर डॉक्टर हो सकते हैं, देखें मैकेनिक, कुछ मास्टर इंजीनियर तो हो सकते हैं, लेकिन कुछ मास्टर डॉक्टर नहीं है, दोनों गलत हैं।
तो आपका क्या ऑप्शन नंबर सी हो गया, ना 1 ना 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है क्या पुलिस को बॉडी कैमरा लगाना चाहिए। तो तर्क क्या है, हाँ पुलिस अधिकारियों की वर्दी में लगाए जाने वाले कैमरे लगाने से पुलिस नागरिक संपर्क की शिष्टता में सुधार होता है और पुलिस की पारदर्शिता और वैधता के बारे में नागरिकों की धारणा में वृद्धि होती है। हाँ सही बात है, अगर मतलब पुलिस में कैमरा अगर लगाया जाए तो शायद वो क्योंकि काफ़ी जगह देखा है गलत बर्ताव होता है कुछ भी है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों की शिक्षा में सुधार आएगा, ये बात सही है पहले। दूसरा कह रहे हैं नहीं ये उनकी वर्दी पर अच्छा नहीं लगता है, ये तो कोई बात नहीं, फैशन डिजाइनर थोड़ा ना है पुलिस वाले कि या कल को तुम भी वैसा ही बनोगे, तो ऐसा थोड़ा ना है कि तुम मतलब भैया कि आप जो काम करने जा रहे हो क्या है नागरिकों को हेल्प कर सकें, गरीबों की मदद कर सकें, जिनका कोई नहीं उसका सहारा बन सके। मतलब कानून किस लिए बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि कमजोर लोगों को दबाया ना जाए, उन्हें उनकी मतलब हक की लड़ाई मिल सके, मतलब भैया की मदद हो सके, उनकी न्याय न्याय मिल सके। क्योंकि भैया कि अगर एक अमीर तख्ता या बड़ा जो ताकतवर है वो लोग कमजोर लोगों को सताते रहते हैं, तो उसके लिए हम वर्दी पहन के जो कर रहे हैं ताकि उनकी मदद कर सकें, ठीक है, ताकि जो है कि समाज में बैलेंस बना रहे। तो ये ऐसा तो नहीं वर्दी पर अच्छा नहीं लगेगा, भैया की वर्दी में जो चीज़ अच्छी लगेगी वही लगाओगे क्या, तो ये दूसरा तो गलत हो गया। तो आपका पहला सही है, तर्क नंबर 1 पर बढ़ गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, एक अर्थ प्लस है, ओके एक अर्थ प्लस है, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ दिया गया है माइनस है, और सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है गुणा। तो सॉल्व आउट कर लेंगे, क्या है 8c 2a 15b 3। तो 8c कितना है गुणा 2, ए कितना दिया गया ए है प्लस 15, बी कितना है माइनस की 3। तुम सॉल्व किया 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 3 क्या 12, तो 16 12 कितना हो गया 28, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है, विनोद अच्छी बल्लेबाजी करता है, विनोद दूसरे खेल भी खेलता है। देखिए कौन सा सही है। तो हमें कथन में तो ये दिया है विनोद जो है एक अच्छा क्रिकेटर है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बल्लेबाजी करता है, क्या पता विनोद अच्छी गेंदबाजी करता हो। अब दूसरा कह रहा है विनोद दूसरे खेल भी खेलता है, ऐसी कोई बात तो नहीं कही गई, तो ये पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत है, क्योंकि दूसरे खेल भी खेलता है ऐसी कोई बात नहीं है, क्या पता नहीं खेलता हो, समझ रहे, उसे सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, तो ये दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, ना तो 1 ना 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, 9 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ता है, अगर मान लो 9 किलोमीटर तक चला, उसके बाद ये दाएं मुड़ा, तो दाएं इधर होगा, ओके, दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, अगर इधर जा रहा है नीचे तो बाएं इसका इधर हुआ, और कितना चलता है 12 किलोमीटर। हमसे क्या कह रहा है, अंत में पूरब दिशा की ओर है, अंत में किधर है पूरब दिशा की ओर, अगर ये पूरब है, एक्चुअल में भी पूरब है, तो कह रहा है वो तब वह 9 किलोमीटर की दिशा में चला, तो 9 भी तो इधर ही चला था ना वो, तो इसका मतलब वो पूर्व ही चला था, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप कहेंगे सर ये तो पूर्व इधर आ गया, अगर नहीं आता तो अगर आप देखो इधर चला रहे हैं, जैसे मैं मानता हूँ 9 किलोमीटर पहले इधर चला, ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है फिर वह बाएँ मुड़ा, तो बाएँ मुड़ गया, इधर बाएँ होएगा उसका, और फिर 6 किलोमीटर चलता है, इन पहले दाएँ लेता है ना, 1 मिनट, जैसे मान लो मैं यहाँ से चलाया 9 किलोमीटर चला, 9 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएँ मुड़ता है, तो इधर दाएँ मुड़ गया, 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएँ मुड़ता है, तो इधर जा रहा है तो उसका बाएँ किधर होगा ऊपर, फिर 12 किलोमीटर चलता है। वो कह रहा है अंत में पूरब की दिशा की तरफ है, तो स्टार्टिंग क्यों चला, तो स्टार्टिंग इसी दिशा में चला था, वो पूरब इधर इधर है पूरब, तो ये एंड में भी पूरब रहेगा, तो ये आपका आंसर हो गया है, इससे रियल उससे कोई मतलब नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, इसको लिखा जाता है, देखो सी कितने पे है 3 पे, आर कितने पे है 18 पे, ई कितने पे है 5 पे, एस कितने पे 19 पे, टी कितने पे है 20 पे। क्या लिखा जाता है उसको, बी 2 पे, क्यू 17 पे, डी 4 पे, आर 18 पे, एस 19 पे। इसका मतलब क्या है, देखेंगे हम -1 हो रहा है सब में, क्योंकि 18 में से गया 17, 5 में से गया 4, 19 में से एक गया 18, 20 में से एक गया 19, तो इसका भी माइनस हो जाएगा। तो आर है कितने पे 18 पे है, आई कितने पे है 9 पे है, एन कितने पे 14 पे है, एस कितने पे 19 पे, ई कितने पे 5 पे। इसका एक माइनस हुआ 17, 17 पे क्या था क्यू, एक माइनस हुआ एच, एक माइनस हुआ 13, 13 पे क्या था एम, एक माइनस हुआ 18, 18 पे क्या था आर, एक माइनस हुआ 4, 4 पे क्या था डी। तो क्यू एच एम आर डी हो गया आपका आंसर, क्यू एच एम आर डी, यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
क्या कह रहा है हमसे, ए को अगर 1 लिखा जाता है, सी को 3, एम को 13, यहाँ पे आई है, आई को 9, तो 16 में क्या लिखा जाए। देखो ए अल्फ़ाबेट में भी 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, आई भी 9 नंबर पे आता है। तो जो 16 कितने नंबर, 16 पे कौन नंबर आता है, 16 पे आता है पी, 16 पे आता है। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये हमें सीरीज दी गई है, इसका पूछा अगला पद क्या है। तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके शुरू के 2 पद, लास्ट के 2 वर्ड्स, ये दोनों गायब हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी DICATI है। फिर क्या हो रहा, प्लस का 1 हुआ, तो प्लस का 1 हुआ तो क्या हुआ, दोनों तरफ आई जोड़ा, ई जोड़ा, इधर भी एक बार इधर जोड़ा, एक इधर जोड़ा। क्यों, देखो डी से पहले क्या आता है, ई आता है, तो ई है, और इसके आई के बाद क्या आता है, ओ, तो ये ओ हो गया। ओके, तो ये दोनों ऐड हो गए। तो हमें पता लगा यहाँ तक क्या हुआ, -2 प्लस का 1। फिर क्या हुआ, -2 फिर हुआ, क्योंकि 2 आगे के पद और 2 पीछे के पद फिर चले गए, तो बचा गया ICAT। अब क्या होगा, ICAT है, हमारे पास अब टर्म जो आया वो क्या है, प्लस का 1, तो एक एक पद फिर बढ़ेगा। तो आई से पहले क्या आता है, डी, और टी के बाद क्या आता है, आई। तो ये आपका आंसर हो गया DICATI, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है अर्थपूर्ण शब्द बनाएं। अगर अर्थपूर्ण, तो डायरेक्ट जब भी आप ऐसे देखें तो ऑप्शन हाल रखना शुरू कर दें। तो 3 पे क्या आता है, 3 पे आता है पी, 2 पे क्या आता है, 2 पे है ओ, उसका 4 पे क्या है, 4 पे है एन, उसके बाद 1 पे क्या है ए, उसके बाद 5 पे क्या है आई। तो ये तो कोई वर्ड नहीं बन पाया। उसके बाद 3 पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, 3 पे है क्या, पी, ओके। 5 पे क्या है, आई, आई। 1 पे क्या है, 1 पे है ए, उसके बाद क्या है 4, 4 पे क्या है, 4 पे एन, 4 पे एन हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 पे क्या है, 2 पे ओ। तो ये आपका आंसर, ये क्या बन गया, पियानो, पियानो ये अर्थपूर्ण वर्ड बन गया आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फीस को 84 लिखा जाता है, तो स्कोर क्या क्या लिखा जाएगा। तो एफ है कितने पे, एफ है 6 पे, ई कितने पे, 5 पे, एक ए पे 1, एस है 19 पे, टी है 20 पे। तो हम पहले क्या करते हैं, इन्हें ऐड करके देखते हैं कि 84 बन रहा है नहीं बन रहा है। तो देखें क्या हुआ, 5 1 6, 6 हो गया कितना, 12। या मान लो 19 1 20, 20 20 40, और 40 तो 11, ये तो 51 हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है। तो दूसरी कंडीशन जब हमें डायरेक्ट नहीं जोड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे ये उल्टा तो नहीं लिखा हुआ है। 6 का जो विपरीत अक्षर है वो क्या है, वो आता है 21, क्योंकि जो एफ है ना, एफ का जो उल्टा है वो 21 है। क्योंकि जो, और ये कैसे पता लगता है, इन दोनों का ऐड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 27 होगा। तो हमें पता लग जाएगा अल्फ़ाबेट में जो इन दोनों का विपरीत कौन है। तो हमें 21 करना है। तो हमेशा क्या, इन दोनों का जो होगा वो कितना होगा, 27। ऐसे ही अगर 27 में से 5 गया कितना, 22। एक का 27 में से गया कितना, 26। 19 का उल्टा कितना हो गया, 8, कि 27 में से 29 गया, 19 गया 8, 27 में से 20 गया कितना, 7। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देखता हूँ 84 बन रहा है, देखें तो क्या हो गया, 20 दूनी 40, 20 या 60, 60 तो ये हो गया, और 6 2 8 1 9, 9 7 16, और 16 और 8 कितना हो गया, 24। हाँ ये 84 बन रहा है। तो इसका मतलब है इनका जो विपरीत लिखा हुआ है वही जोड़ना पड़ेगा। तो एस का, एस है कितने, 19 पे, 19 पे उल्टा कितना होता है, 19 का 8। सी कितने पे, 3 पे, तो इसका उल्टा कितना होता है, 24। 27 में से घटा लेंगे। ओ 15, 15 का उल्टा कितना, 12। उसके बाद आर 18, 18 का उल्टा कितना हो गया, 9। ई 5, तो ये हो गया 22। तो हमें जोड़ना कितना कितना है, तो 24 और 12, 12 36 हो गया, 36 और 22 ये, और 8 8 16 17 ये। तो 7 2 9 6, 15 5 हासिल लगी 1, तो 4 2 6 1 7 75। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आज सोमवार है, तो हमसे पूछ रहा है 89 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज सोमवार है, आज मंडे है, तो 89 दिनों बाद क्या होगा, 89/7। तो 7 एकम 7 बचा कितना, 1, 7 दूनी 14 बचा। और दिन कितने आगे, वो आगे 5 दिन, क्योंकि 12 चला गया, 5 से 84, 5 बचा, 1 2 3 4 5। अब देखिए अगर आज क्या है सोमवार, तो अगला दिन क्या पड़ेगा, मंगल, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। तो आपका आंसर क्या आ गया, सैटरडे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें दिया गया है सॉल्व आउट करना है, संतुलित करना है। देखिए तो 21, पहला हम ऑप्शन लेंगे तो -4 प्लस का कितना, 6 इक्वल टू 90। तो ये 90 कैसे हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, 21 में 4 गया कम और गई, 20 22 25 पे रह के रहेगा। अब देखिए उसके बाद ऑप्शन आ गया हमारा, सब में इक्वल टू लगा तो लगा रहने दी। दूसरा हम क्या है, 21 गुणा 4 प्लस का कितना, 6, तो 21 चौक 84 और 6 90। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
आपके यहीं क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके। और पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। टाइम आपके पास है, जाना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं बहुत टाइम आपके पास बचा है। अपना पढ़ाई करते रहें, टेस्ट लगाते रहें, अपने सिलेबस भी रिवीजन करते चलते रहें। चलिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।